आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया। अब हुआ क्या था इस दिन 7000 मैन एंड वुमेन जो थे उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया। यह बेस्टाइल फोर्ट था कहाँ? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में बेस्टाइल फोर्ट था। यहाँ जाकर इन 7000 लोगों ने अटैक किया और जो लुई 16 राजा है उसने 7 कैदियों को गिरफ्तार कर रखा था जो राजा का विरोध कर रहे थे, और इन 7 कैदियों को इन 7000 लोगों ने आज़ाद करवाया। और ये घटना जो घटी 14 जुलाई 1789 को घटी और बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया था। उसके बाद जो भी इस फोर्ट का मलबा था उसको मार्केट में सेल कर दिया गया, बेच दिया गया था। लोहा वगैरह जो भी यहाँ पर था, महंगी चीज़ें थी, इन लोगों ने मार्केट में उसे बेच दी। ये जो है छोटी सी जो बात बताई गई है, फर्स्ट पेज पर बताई गई है, समरी बताई गई है टॉपिक के। इसके बाद जो मेन स्टोरी शुरू हो रही है कि कैसे कैसे जो ये घटना घटी। अब हुआ क्या था, फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 18th सेंचुरी में मेजर 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी। इसी सोसाइटीज़ में अभी जो हम आगे भी देखेंगे। इससे पहले हुआ क्या कि फ्रांस में जो रूल करने वाली डायनेस्टी थी वो थी बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रूल कर रही थी। लुइस 14, 15 जो राजा थे, ये टाइटल था इनका लुइस। अब जो लुइस 14, 15 जो ये रूल कर रहे थे, इन्होंने खूब धन उड़ाया, खूब जो है ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ये। इसके बाद जो है लुइस 16 ये राजा बनेगा 1774 में। जब ये राजा बनेगा तो इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। जो ट्रेजरी है, जो इनका जो जहाँ पर धन होता है, सारा धन इनका खत्म मिलेगा लुइस 16 को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लग्जेरियस लाइफ जी रहे थे और लुइस 16 ने अमेरिका की भी हेल्प की थी। अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को फ्री करवाया था लुइस 16 ने, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन आप पहले से ही कट्टर दुश्मन थे। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन अपने टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर रहा था, दूसरी तरफ जो फ्रांस था वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था। इसलिए इन दोनों में टक्कर रहती थी और ब्रिटिशर्स ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ पर कब्जा कर लिया था और इन कब्जे को छुड़वाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी और ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था जो है लुइस 16 ने। 1775 में ये घटना घटी थी। हुआ क्या फिर उसके बाद? लुइस 16 की घटना बता रखी है। लुइस 16 15 ईयर की एज में जो है मैरिज करता है 14 ईयर जो ऑस्ट्रिया, अब फ्रांस की ही नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रिया की जो क्वीन थी, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंस से मैरिज करता है लुइस 16, जिसका नेम है मैरी एंटोनियंत। ठीक है। इसके बाद ईयर आता है 1774 में लुइस 16 20 ईयर्स का हो जाता है और 20 ईयर्स की छोटी उम्र में ये फ्रांस का किंग बन जाता है। और उसके बाद इसने जो है फ्रांस की 13 कॉलोनीज़ को जो है फ्री करवाया। ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा था, जिस कारण जो है इनका धन खत्म होता जा रहा था। उसके बाद अब राजा के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। अब राजा क्या करेगा? जनता से टैक्स वसूल करेगा, क्योंकि इस राजा ने जो भी लैंडर्स थे जिनसे कर्ज लिया था उनको गवर्नमेंट यानी जो लुइस 16 है उनको वापस जो है पैसा लौटाना था। अब धन कैसे आए राजा के पास? टैक्स लगाकर। तो राजा के जो ये लुइस 16 था, इस पर पहले से ही लगभग 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज था और आगे चलकर इस युद्ध के बाद ये 2 बिलियन लिब्रेज हो जाता है। लिब्रे है उस समय की फ्रांस की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी थी उस समय की। इसके बाद जो ये लैंडर्स थे जिन्होंने राजा को कर्ज दिया था वो कहने लगे कि आप जल्दी से हमारी पेमेंट करो वरना हम 10% और इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। अब राजा जो है थर्ड स्टेट वालों से टैक्स वसूल करेगा। अब ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट 3 पार्ट में फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड हुई पड़ी थी। पहले सबसे ऊपर जो होते थे क्लर्जीज, यानी कि जो भी फादर, चर्च वाले जो लोग होते हैं, धार्मिक लोग थे फर्स्ट स्टेट पर। राजा इनसे कोई टैक्स नहीं लेता है। सेकंड स्टेट में थे नोबल्स, यानी कि जो राजा के अंडर में रहकर एज अ फ्यूडल काम करते थे, सामंती व्यवस्था जो होती थी उस प्रकार से जो है सेकंड स्टेट के लोग होते थे नोबल्स, जो कि राजा के टच में रहते थे, इसीलिए राजा इनसे भी कोई टैक्स नहीं लेता था। थर्ड
थर्ड स्टेट में आम जनता रहती थी और इस थर्ड स्टेट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। सबसे फर्स्ट में बिजनेस पर्सन्स थे, फिर कुछ रिच पीजेंट्स थे और पुअर पीजेंट्स और जितने भी लेबर्स थे। तो ऐसे कर कर कॉमन पीपल जो थे यानी थर्ड स्टेट, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। और जो ये राजा है वो इन थर्ड स्टेट वालों से टैक्स ले रहा है। और थर्ड स्टेट में जो लगभग पॉपुलेशन है वो गरीब जनता है। गरीबों के पास पहले ही इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है और इन्हीं गरीबों से टैक्स ले रहा है राजा। तभी तो जाकर आगे जो है ये 1789 में ये जो रेवोल्यूशन होगा, ये घटना पहले बता दी है बुक में, पूरी स्टोरी पढ़ते जाएंगे, बीच में कैसे कैसे जो है रेवोल्यूशन हुआ उस पर अब आएंगे हम, कैसे जो ये रेवोल्यूशन हुआ। अब थर्ड स्टेट वालों से राजा टैक्स ले रहा है, थर्ड स्टेट वालों से राजा टैक्स ले रहा है और आगे चलकर ये थर्ड स्टेट रेवोल्यूशन करेगी। इसके बाद बता रखा है कि फ्रांस में मोस्टली जो किसान थे वो 90% जो किसान यानी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो किसानों वाली थी, पीजेंट्स थे। और 60% जो फ्रांस की ज़मीन थी, लैंड थी, वो नोबल्स, चर्च और वहाँ जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके अंडर में था। अब यहाँ पर टैक्सेशन की एक और व्यवस्था थी। क्या था? 2 टाइप्स के यहाँ पर टैक्स बताए गए हैं, टैथे और टैले। अब टैथे क्या होता था? जो ये फर्स्ट स्टेट वाले कलर्जीज हैं, ये कलर्जीज भी जनता से, इन कॉमन पीपल से टैक्स वसूल करते थे। एक तो राजा भी टैक्स ले रहा है लुई 16, दूसरा जो कलर्जीज है ये भी जनता से टैक्स ले रही है। यानी धर्म के नाम पर, रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए जो टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा, इन कलर्जीज के द्वारा, उस टैक्स को टैथे बोला गया है। तो जनता जो ये टैक्स कलर्जीज को पे कर रही थी उसे टैथे बोला गया। सेकंड टैक्स था टैले। अब टैले जो टैक्स था ये किसानों को, राजाओं को देना पड़ता था। यानी जो लुई 16 है उस समय का राजा, जो राजा किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहा है उसे टैले बोला गया था। और जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को ओल्ड रिजीम बोला गया है, पुरानी ट्रेडिशनल व्यवस्था बोली गई है। और ये व्यवस्था चलेगी कब तक? 1789 में रेवोल्यूशन होगा और ये ओल्ड रिजीम जो चल रहा है, पुरानी व्यवस्था, ये समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो आज जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड। कल हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे फ्रांस में जो है वो रेवोल्यूशन, क्रांति की जो घटना शुरू हो गई थी। अब वो क्रांति जो कैसे ख़त्म होगी, रेवोल्यूशन कैसे ख़त्म होगा, उसको आज हम सेकंड पार्ट में समझते हैं। अब जो है टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव इन फ्रांस। अब फ्रांस की जनता कैसे सर्वाइव कर रही थी? समय था 1715 का। 1715 के आसपास जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, तो डिमांड इंक्रीज होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ फूड शॉर्टेज आ गया था, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कमी आने लगी, जिस कारण से प्राइजेस इंक्रीज होने लगे। डिमांड बढ़ रही है लेकिन फूड शॉर्टेज है, जिस कारण से प्राइजेस बढ़ने लगे। गरीब जनता अब इसको फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इस कारण से सब्सिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हो गया, यानी जो जीवन यापन करने जो जनता थी वो सही से जो है वो नहीं जी पा रही थी, जीवन यापन नहीं कर पा रही थी। ऐसे कुछ जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस बताई गई है। आगे चलकर जो है अगले टॉपिक में क्या बताया है कि मिडिल क्लास का कैसे राइज हुआ। पहले जो है फ्रांस या हम बात करें यूरोप में, एक तरफ रिच क्लास है यानी एरिस्टोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ गरीब जनता है, गरीब किसान है। मिडिल क्लास जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन इस मिडिल क्लास का राइज कैसे होता है? देखो, एक तरफ रिच है, एक तरफ पुअर है। अब जो है मिडिल क्लास का राइज होगा, कारण था इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस समय जो गरीब जनता थी, किसान थे, वो जो है फार्मिंग छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने लगे, जिस कारण से इनकी वेजेस जो है वो अच्छी खासी वेजेस इनको मिलने लगी, इनकी कंडीशंस इंक्रीज होने बड़ी जो है इनकी कंडीशन अच्छी होने लगी, सुधार होने लगी। आगे ही चलकर जो ये मिडिल क्लास थे ये पढ़ने लिखने लगे, और जो आगे चलकर जब ये पढ़े लिखे तो इन्होंने अपने हक के लिए डिमांड करनी शुरू की, अपने लिए लड़ने लगे। अब ये तो इसमें से जो 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास थे, जिनका राइज हुआ और बाद में चल के जो है अपने कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, जैसे जॉन लॉक,
जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हैं, ये भी फेमस फिलोसफर है जॉन लॉक, इन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी उस समय फ्रांस की गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बुक के थ्रू। तो ये बुक ध्यान रखनी है, जॉन लॉक की टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है गवर्नमेंट की मोनार्कियल सिस्टम को ये क्रिटिसाइज करते हैं। सेकंड है जीन जैक्स रूसो, इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जनता और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जनता है, इनकी सहमति से सरकार बनती है। हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे वही जाकर आगे जो है सरकार बनाएंगे, तो हमारी मर्जी से सरकार चलेगी, ऐसा जो है जीन जैक्स रूसो बता रहे थे। अगले जो थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने ऑर्गन्स जो थे गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स को इन्होंने सेपरेट करने के लिए बताया, ताकि लेजिस्लेचर वाले जो है वो अपने अकॉर्डिंग बिना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के प्रेशर के लॉ बना पाएँ, एग्जीक्यूटिव वाले जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जुडिशरी है जो बिना दबाव में रहे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो अपने डिसीजन दे पाए। तो इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर बता दिया, यानी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनको सेपरेट कर दिया जाए, ये जो मॉन्टेस्क्यू ने बताया। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक की टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से। इसके बाद जो इनके आइडियाज़ थे, जो ये लोग ये आइडियाज़ बता रहे हैं, इनके आइडियाज़ को आगे डिस्कस किया जाने लगा। कहाँ? जो सैलून्स थे, यानी कि जो है नाइयों की दुकानें थी वहाँ, कॉफ़ी शॉप्स में और छोटी मोटी जहाँ जो भी जगहें होती थी वहाँ इनके बातों को डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि गरीब जनता पढ़ नहीं रही थी, गरीब जनता को नहीं पता था। अब जो है ये मिडिल क्लास के लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आ रहा था, वो सिखाने लगे, समझाने लगे कि देखो देखो कैसे जो आइडियाज़ ग्रो हो रहे हैं, डेवलप किए जा रही हैं, आगे चलकर फिर यही जो जनता है वो रेवोल्यूशन करेगी। कब? 14 जुलाई 1789 को। अब समझ रही है, सीख रही है जनता, और राजा से जो है अपनी डिमांड्स करना शुरू कर रही है। आगे चलकर जो नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे, कैसे जो ये रेवोल्यूशन की घटना घटी, तो यहाँ बता रखा है कि जैसे जो राजा होता था, राजा अपनी मर्जी से टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। जैसे कल हमने पढ़ा था कि टैले और टीथे नाम के जो टैक्सेस जो लिए जाते थे, ऐसा कुछ राजा अपनी मर्जी से नहीं करता था। राजा को क्या करना पड़ता था, जो असेंबली होती थी, जो इनकी असेंबली होती थी, असेंबली की मीटिंग करवानी पड़ती थी। और इस मीटिंग में जो कल हमने पढ़ा था, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड हुई पड़ी थी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट वो आकर मिलेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तब जाके जो है उनकी सहमति से राजा कोई जो चेंजेस करेगा, अमेंडमेंट करेगा। और ऐसे जो बताया गया है, फ्रांस में जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। इसके बाद अब होने जा रही थी मीटिंग 5 मई 1789 को मीटिंग होने जा रही थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, ये तीनों के जो मेंबर्स हैं वो आकर बैठेंगे। कहाँ बैठे वो? वर्साइल्स, पेरिस की सिटी है वर्साइल्स, वर्साइल्स में आकर ये बैठते हैं, मीटिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स में। कैसे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। 300 मेंबर्स सेकंड स्टेट में और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट में, क्योंकि गरीब जनता की पॉपुलेशन उस समय बहुत ज़्यादा थी, इस कारण जो है 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे। लेकिन यहाँ वोटिंग प्रोसेस अलग था। मेंबर्स 300 है, लेकिन इनके लिए 1 वोट, 300 के लिए 1 वोट। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट से तो राजा टैक्स लेता ही नहीं था, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट 1 और 1 2 वोट्स मिलाकर इनके 2 वोट्स हो जाते थे, ये मेजॉरिटी में रह गए। और जो थर्ड स्टेट वाले हैं, जो गरीब जनता जो इसमें हुआ करती थी, कॉमन पीपल इसमें हुआ करती थी, उनके पास 1 वोट रह गया। तो रेशो में देखें तो 2:1, तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट ये आगे रहते, और जो थर्ड स्टेट था इनकी बात मानी ही नहीं जाती थी। तो हमेशा जीतते कौन थे? मेजॉरिटी किसकी होती थी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों की मेजॉरिटी होती, और ये जीत जाते, और एक्सप्लॉयटेशन होता था थर्ड स्टेट वालों के साथ। और ऐसा ही अभी भी किया जा रहा था। राजा ने जो है टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास 2 वोट्स हो गई, मेजॉरिटी में थे, इन्होंने सहमति करी कि बिल्कुल टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं था। इसीलिए इन्होंने
साइन कर दिए, मान गए टैक्स बढ़ाने के लिए। टैक्स भरना किनको था? थर्ड स्टेट वालों को। ये बेचारे इनके साथ फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। अब थर्ड स्टेट वाले रिफॉर्म्स चाह रहे थे, सुधार चाह रहे थे किंग से कि देखो ये जो वोटिंग प्रोसेस है ना, इसमें बदलो कि 300 मेंबर्स के लिए जो है 1 वोट, 300 मेंबर्स के लिए 1 वोट, नहीं, ऐसा करो कि 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट। अब ये अगर 1 रिप्रेजेंटेटिव करें तो ये कितने हैं? 300, 300, 600 और ये भी 600, तो इधर भी 600 हो जाएंगे, इधर भी 600 हो जाएंगे। अब इक्वालिटी हो जाएगी, एक तरफ 600 और दूसरी तरफ 600, अब इक्वल हो जाएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए 1 वोट हो, अब इन दोनों को मिलकर 2 वोट ना हो। तो ऐसा कुछ सुधार चाह रहे थे फ्रांस के लोग, फ्रांस के जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे। इन्होंने राजा को 4000 लेटर्स भी लिखे, लेकिन लुई 16 जो था इन 4000 लेटर्स को इसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, कब हम कोई सुधार नहीं करेंगे। आगे चलकर जो समय आया 20 जून 1789 का, 20 जून 1789 को नेक्स्ट ही मंथ, अब जो मई के नेक्स्ट ही मंथ में थर्ड स्टेट वाले जो थे उन्होंने कहा अब हम अपनी एक नेशनल असेंबली क्रिएट करेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इस राजा को हम हटाएंगे, या जो है इसको इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, इसकी पावर को लिमिट करेंगे हम, क्योंकि राजा जो है आर्बिट्रेरी तरीके से अपने मनमाने तरीके से रूल कर रहा था। इस आर्बिट्रेरी रूल को खत्म करने के लिए थर्ड स्टेट के लोग 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में, अब टेनिस कोर्ट है कहाँ की? यही वर्साइल सिटी जो है, वर्साइल की टेनिस कोर्ट में ये आते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली है और आगे चलकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जो ये प्रोसेस था, यानी टेनिस कोर्ट में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, नेशनल असेंबली बुलाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए, इसको लीड कर रहे थे मीराबियू करके और एक एबेसियस। ये कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे फ्रांस के उस समय। अब ये थर्ड स्टेट के नहीं है, मीराबियू जो है ये फर्स्ट स्टेट की है और जो एबेसियस है ये सेकंड स्टेट के हैं, यानी कि क्लर्जीज और नोबल्स ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ जो लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, वो थर्ड स्टेट वालों को सपोर्ट कर रहे थे। आगे चलकर 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 का समय आता है। वही जो घटना हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि उस समय बेस्टाइल फोर्ट पर 7000 मेंबर्स जाकर अटैक कर देते हैं और साथ के साथ जो चैटिक्स है, जो राजा का रेजिडेंस था, जहां राजा रह रहा था, उसको भी मतलब जो है तोड़ फोड़ बचा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आगे चलकर फिर जो है लुई 16 प्रेशर में आता है और लुई 16 ने एक्सेप्ट कर ली नेशनल असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन को। जब लुई 16 है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है थर्ड स्टेट वाले पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं। तब जाकर 1791 में फ्रांस बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ और 1791 में ही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। मतलब अब राजा तो रूल कर ही रहा है, लेकिन राजा के आगे कॉन्स्टिट्यूशन है। राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, अपने मनमाने तरीके से रूल नहीं करेगा। ये जो बात बताई गई है। और जो इसमें मतलब असेंबलीज जो भी आगे फॉर्म की जा रही थी, इसमें वोटिंग देने का अधिकार किसको था? एक्टिव सिटीजन्स को। एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो सिर्फ इस असेंबली में वोट कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन जिनको राइट टू वोट था, और उनकी ईयर्स कितनी होनी चाहिए? 25 या 25 से अबव। जो टैक्स पेयर थे यानी कि थर्ड स्टेट में जो टैक्स दे रहे थे, वही लोग एक्टिव सिटीजन्स कहलाए और वही लोग नेशनल असेंबली में आकर बैठा करते थे। यहाँ महिलाओं के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और गरीब जनताओं के लिए कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई जो है वोटिंग राइट नहीं था। तो जिनको वोटिंग राइट नहीं था उनको बोला गया पैसिव सिटीजन। तो आज तक की जो हमने ये बात समझी, और कल जो है इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि अब जो है इसके आगे क्या घटनाएं घटी, कैसे राजा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, उसके बाद राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया, लेकिन राजा ये मानेगा नहीं, आस पड़ोस के देशों से सपोर्ट मांगेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। अब हुआ क्या था, लास्ट सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रांस का रूलर था, किंग था लुई 16, उसको जो है फोर्सफुली
उससे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करवा दिए गए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है फ्रांस बन गया था। तो आगे की घटना यही बताई गई है, जिसे हम थर्ड पार्ट में कनेक्ट करके शुरू करेंगे। अब जो है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब मोनार्की जो है फ्रांस में वो ख़त्म हो जाएगी और रिपब्लिक स्टार्ट हो जाएगा। रिपब्लिक यानी मोनार्की कहने का मीनिंग कि जो है हेरिडिटरी जो किंग थे वो ख़त्म। अब जो है फ्रांस रिपब्लिक होगा, मतलब कि वहाँ पर भी इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली फॉर्म की जाएगी, असेंबली के मेंबर्स हैं वो किसी लीडर को इलेक्ट करेंगे। अब वो इलेक्टेड लीडर फ्रांस पर रूल करेगा, ऐसा जो है फ्रांस बनने जा रहा है। अब हुआ क्या, 1791 में फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि लुइस 16 से ज़बरदस्ती जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब जो ये लुइस 16 है ये मोनार्की को वापस लाना चाहता है। इसने जनता के प्रेशर में आकर साइन तो कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन पर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, लेकिन ये चाहता है कि वापस से जो है मोनार्की आ जाए, वापस से जो ओल्ड मोनार्कियल ट्रेडिशन है वो वापस लाना चाहता है। इसलिए वो अपने पड़ोसी देश प्रूशिया, प्रेजेंट डे जर्मनी, उस समय प्रूशिया एक बहुत बड़ा रीजन था तो जर्मनी को प्रूशिया के नेम से जाना जाता था। तो प्रूशिया का जो किंग था, प्रूशिया के किंग से हेल्प लेता है लुइस 16 और मोनार्की क्योंकि वापस लाना चाह रहा है। आगे चलकर अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उस नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने वोटिंग की और डिक्लेयर कर दिया कि जो ये प्रूशिया है अब ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये मोनार्की वापस लाना चाह रहा है। तो प्रूशिया और प्रूशिया के साथ साथ ऑस्ट्रिया भी जो है लुइस 16 की हेल्प कर रहा था मोनार्की वापस लाने में फ्रांस में। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी, कहा ये हमारे दुश्मन हैं। आगे चलकर अब जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, ये रेवोल्यूशनरीज जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे और जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे, ये सारे जो है जब रास्ते में जा रहे हैं, वॉर के लिए निकल रहे हैं, उस समय ये एक गीत गा रहे थे, सॉन्ग गा रहे थे, मार्शिलेज। ये मार्शिलेज लिखा किसने था सॉन्ग? रॉजर डी एल इसले करके जो व्यक्ति है, इसने ये सॉन्ग लिखा था और आगे चलकर जो है ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी बनता है। इसके बाद अब जो है प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इनको भगा दिया गया, मोनार्की वापस नहीं लाई गई। फ्रांस रिपब्लिक हुआ और वो रिपब्लिक ही हो गया। रिपब्लिक बनने के बाद अब जो है फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? फ्रांस में रूल करने के लिए जो व्यक्ति आएगा, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। अब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ये पॉपुलर व्यक्ति है क्योंकि इसने थर्ड स्टेट्स वाले मेंबर्स को बहुत सपोर्ट किया है। तो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स जो थे, इनका पूरा सपोर्ट था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को और इसको अच्छे खासे वोट मिलते हैं और ये जीत जाता है फ्रांस पर। फ्रांस में अब रूल करेगा मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर एक क्लब बनाता है जिसको जैकोबिन क्लब बोला गया। अब ये जगह थी जो है सेंट कॉन्वेंट करके जो एक जगह है, वहाँ जो है ये जैकोबिन क्लब बनाता है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब है जिसमें राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जाएगी और इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स थर्ड स्टेट्स के थे, आम जनता, शॉपकीपर्स, फार्मर्स, पीजेंट जो ये थे, वही इसके मेनली जो मेंबर्स थे। और जैकोबिन क्लब था कहाँ? ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अब इन लोगों ने डिसाइड किया, हम उन नोबल्स की तरह जो है कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लंबी धारियों वाली जो ये ट्राउजर्स हैं, पजामे जो हैं, जैसे वो कैदी पहनते हैं आज के समय, उस प्रकार के ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड वाले ट्राउजर्स पहनते थे। साथ में ये नी ब्रिचेस पहनते थे जो घुटने तक वो जो लेदर का कवर किया हुआ जो बूट्स टाइप का होता है, नी ब्रिचेस, तो वो नी ब्रिचेस अवॉइड करते थे क्योंकि नी ब्रिचेस पहनते कौन थे? फ्रांस में, यूरोप में हम बात करें तो नोबल्स पहनते थे, वो अमीर वर्ग के लोग थे, वो नी ब्रिचेस पहनते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम जो है देसी कपड़े पहनेंगे और जो ये नोबल्स वाले ड्रेसेस हैं, नी ब्रिचेस हैं, हम इसको अवॉइड करेंगे। और जो लोग नी ब्रिचेस नहीं पहन रहे थे उन लोगों को सैन क्लूटोज बोला गया है। सैन क्लूटोज ऐसे लोगों को बोला गया जो नी ब्रिचेस अवॉइड करते थे, नहीं पहनते थे और साथ ही साथ ये रेड कैप भी वियर करते थे, लाल जो है ये टोपी पहनते थे जिससे ये लिबर्टी शो कर रहे हैं। अब बहुत सारे सिंबल्स दिखा रखे हैं बुक में कि कौन कौन से सिंबल्स किनके जो है डिनोट्स कर रहे हैं। तो रेड कैप लिबर्टी, आज़ादी को
जो है वो शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। लेकिन ये रेड कैप महिलाओं को पहनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि महिलाओं को, विमेन को उस समय राइट नहीं थे, ना ही वोटिंग राइट थे। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो मैन को ही सिर्फ जो है रेड कैप पहनने का अधिकार था। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ पार्ट में इसके आगे से स्टोरी शुरू करेंगे। थैंक यू। हेलो, आज जो है हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 4 देखेंगे। अब पार्ट 4 में हम ये देखेंगे कि फ्रांस रिपब्लिक कैसे होता है। आगे की घटना देखते हैं। तो हेडिंग है इवेंट्स दैट टर्न फ्रांस इनटू रिपब्लिक। अब फ्रांस रिपब्लिक हुआ क्या, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो घटना बता रखी है 10 अगस्त 1992 की। 10 अगस्त 1992 को अब जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे, यानी जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, मोस्टली जो जैकोबिन क्लब्स में थे वो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ही थे, उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज जो है, ट्यूलरीज करके जो ये पैलेस है, इस पर अटैक किया। अब ये पैलेस था कहाँ पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही था ये पैलेस। और जितने भी रॉयल फैमिलीज थी वो यहाँ रहा करती थी। रॉयल फैमिलीज यानी जो हम बात करें लुई 16 और जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, और वो सारे यहाँ रहा करते थे। जब ये जैकोबिन्स हैं, इन्होंने इस पैलेस पर अटैक किया और उसके बाद जो यहाँ पर गार्ड वगैरह थे उन गार्ड को इन्होंने मार दिया। आगे चलकर उन्होंने जो लुई 16 था, किंग था, इस किंग को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन आगे चलकर जो ये असेंबली के मेंबर्स थे, असेंबली के मेंबर्स ने कहा नहीं नहीं, आपको जो है इनको छोड़ना पड़ेगा, यानी जैकोबिन्स को असेंबली के मेंबर्स ने कहा कि आपको किंग को फ्री करना पड़ेगा। तब जाकर इन जैकोबिन्स ने इस राजा को, लुई 16 को फ्री कर दिया। उसके बाद ये जो है बात बोली गई, अब जो है 25 नहीं 21 जो भी 21 एज का है उसको राइट टू वोट दिया जाएगा। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ मैन को वोटिंग राइट था। महिलाओं को जो है, विमेन को वोटिंग राइट 1946 में जाकर मिलता है। तो ये घटना घटी इस समय। जो अब नई असेंबली बनाई गई, न्यू जो इनकी नेशनल असेंबली बनाई गई थी, नेशनल असेंबली का जो नेम रखा गया वो कन्वेंशन। न्यू असेंबली का जो नेम है वो कन्वेंशन रखा गया। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है आगे चलकर। अब जो लुई 16 ये अब बुरी तरीके से हर तरफ से हार चुका था। अब वापस से ये राजा नहीं बन पा रहा है। आगे चलकर अब जो है असेंबली ये मजबूत हो गई है। समय आया 21 सितंबर 1792 का। इस दिन जो है मोनार्की को पूरी तरीके से फ्रांस से ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक कंट्री। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि कब जो है फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद 21 जनवरी 1793 का जो समय आया, इस दिन लुई 16 को सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, इसके बाद कुछ ही समय बाद, यानी लगभग 8-9 महीने बाद, इसकी जो वाइफ थी ये भी असेंबलीज का वगैरह का जो है विरोध करने लगी थी। तब जाके इस क्वीन को भी उड़ा दिया गया, इसको भी मार दिया गया। यानी राजा और रानी अब पूरी तरीके से खत्म, मोनार्की खत्म, फ्रांस रिपब्लिक बन चुका है। जो यहाँ का ऑटोक्रेटिक रूलर था, किंग था, उसको भी मार दिया गया है। अब आगे चलकर जो ये मतलब जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, नेशनल असेंबली को लीड कौन कर रहे थे? जनता ने चुना रॉबर्टस्पियर को। हमने रॉबर्टस्पियर के बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, जिसने जैकोबिन क्लब बनाया था। और जनता इसको पसंद करने लगी थी क्योंकि ये थर्ड स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा था। जनता ने इसे चुना, असेंबली के मेंबर्स ने इसे चुना और जाकर फ्रांस का लीडर बना दिया गया। अब जो नया रिपब्लिक बना था फ्रांस, किसके कंट्रोल में है अब? रॉबर्टस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर के कब्जे में है फ्रांस अब। तो आगे चलकर जो ये रॉबर्टस्पियर है ना, ये आतंक मचाने लग जाएगा। पहले शुरू में अच्छा काम कर रहा है, आगे चलकर ये आतंक मचाने लग जाएगा। इसी से ही जो बुक की टॉपिक जो है वो टॉपिक बनाया गया है, रेन ऑफ टेरर। रेन कहने का मतलब समयकाल। समयकाल जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड है? रॉबर्टस्पियर का। और कैसा टाइम पीरियड है ये? टेरर। अब ये आतंक मचाएगा।
1793 से 1794 के बीच में जो है ये आतंक का समय है, रॉबर्सपियर का रहता है। इस बीच जो है रॉबर्सपियर ने बहुत सारी कठोर पॉलिसीज बनानी शुरू की, बहुत सारी जो है हार्श पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने लगा, लेकिन इसने बहुत सुधार भी किए थे। और ये रॉबर्सपियर कहता कि जो भी इसकी पॉलिसीज का विरोध करेगा, जो भी इसकी पॉलिसीज का विरोध करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, उसे गिलोटिन कर दिया जाएगा, मतलब उसका जो गला है काट दिया जाएगा। वो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता था, ऊपर से जो है वो धारदार तलवार सी टाइप की लगी होती थी, नीचे जो है उस व्यक्ति को लिटा दिया जाता था और इधर से वो तलवार सी जो है वो गिरेगी और व्यक्ति इधर लेटा हुआ है, उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। तो ऐसा जो है इसको गिलोटिन बोला गया था। बनाया किसने था इसको? ये डॉक्टर था, उस समय का कोई डॉक्टर गिलोटिन करके था, उसी ने ही जो ये इसको डिज़ाइन किया था, तो उसके नेम पर इसको गिलोटिन जो है वो नेम दिया गया था। इसके रिफॉर्म्स कैसे थे? जैसे गरीबों से पहले अत्याचार किया जा रहा था, उनको फेयर प्राइजेस जो थे उनसे नहीं वसूले जा रहे थे, उनको जो महंगी वस्तुएं दी जा रही थी। लेकिन अब रॉबर्सपियर ने कहा सबके लिए इक्वलिटी है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, मार्केट में सब कॉमन रहेगा सिस्टम। तो ऐसे जो कुछ सुधार किए, आगे चलकर जो इसकी कठोर पॉलिसीज थी, इसके खुद के ही मेंबर्स इससे परेशान होने लगे। रॉबर्सपियर के मेंबर्स ही इससे परेशान होने लगे, क्योंकि हर बात पर कोई भी छोटी सी गलती करता गिलोटिन कर देता, फांसी क्या जो है गला काट देता। तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब आतंक मचाने लगा था। तब जाकर इसके ही कुछ मेंबर्स ने इसके खिलाफ केस कर दिया। जुलाई 1794 का समय आया, जो यहाँ की यानी फ्रांस की जो कोर्ट बनाई हुई थी, ट्रिब्यूनल ने देखा कि बिल्कुल जो रॉबर्सपियर है ये आतंक मचा रहा है, और कोर्ट ने इसको फांसी की सजा सुना दी। तब जुलाई 1794 में, और जो ये रेन ऑफ टेरर था 1793 में आया, 1794 में ये खत्म, 1794 में ये खत्म। तो ऐसे करके जो है रॉबर्सपियर जो है वो मारा गया, या जो है इसको फांसी दे दी गई। अब फ्रांस में रूल कौन करेगा? अभी तक किंग था, किंग के बाद उस किंग को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था, उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, लेकिन किंग भी मारा गया। फिर रॉबर्सपियर आया, अब रॉबर्सपियर रूल कर रहा था, रॉबर्सपियर भी मारा गया। अब फ्रांस की गद्दी किसके पास? कौन फ्रांस को जो है लीड करेगा, कौन संभालेगा, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। कल तक हमने पार्ट 4 कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जो अपना जो है रेन ऑफ टेरर, एक आतंक का समय लेकर आया था, उसके बाद उसी के ही कुछ मेंबर्स उससे परेशान होने लगे थे। आगे चलकर जो है इस मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को ही फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी वो गिलोटिन कर दिया गया था, उसका भी गला कटवा दिया गया था, क्योंकि जनता इससे खुश नहीं थी, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा था। अब उसके बाद जैकोबिन क्लब का भी फॉल हो चुका है। अब फ्रांस पर कौन रूल करेगा, कौन फ्रांस को संभालेगा, वो आज हम देखेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब जो डायरेक्टरी है, कुछ डायरेक्टरी के मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, वो 5 मेंबर्स अब फ्रांस को कंट्रोल करेंगे, फ्रांस पर शासन करेंगे। ये बात आगे बता रखी है। जैकोबिन क्लब जो फॉल हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर है, उसकी डेथ हो चुकी, उसको मार दिया गया है। उसके बाद जैकोबिन क्लब तहस नहस बच जाता है, खत्म हो गया एक प्रकार से कहें तो। और अब जो पावर है वो रिच मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली है। अब रिच मिडिल क्लास के लोगों ने अपने हाथ में पावर ले ली है। आगे चलकर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, नए कॉन्स्टिट्यूशन में 25 से घटाकर वोटिंग ईयर्स तो 21 कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, प्रॉपर्टी या जो कहें टैक्स पेयर्स थे, वही वोट दे सकते थे। नॉन प्रॉपर्टी जो मेंबर्स थे उनको अधिकार अभी भी नहीं था, या जो महिलाएं थी उनको भी वोटिंग राइट नहीं था। आगे चलकर जो है इनको 1946 में महिलाओं को अधिकार मिलेगा, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात यहाँ बताई गई है। आगे फिर जो है ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स है। ये भी एमसीक्यू का जो है क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे। इन 5 मेंबर्स ने जो है फ्रांस को संभाला, फ्रांस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे
काउंसिल के मेंबर्स थे ये इन एग्जीक्यूटिव वालों का विरोध कर रहे हैं। इस कारण एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स थे बारी बारी से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो बैन कर रही थी, हटा रही थी बारी बारी से। ये घटना जो है यहाँ तक की बताई गई है। अब जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव चल रहा है। इसका फायदा नेपोलियन उठाएगा। अब नेपोलियन जो एक कंसल था इस समय, जो ये इनकी जो असेंबली थी, असेंबली में एक कंसल था, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन था, ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी ही था, एक प्रकार से काम कर रहा था। नेपोलियन ने इसका फायदा उठाया और नेपोलियन 1799 में फ्रांस को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अब फ्रांस पर अब ये शासन करना चाहेगा, लेकिन अपनी जो ये मोनार्की है, मोनार्की लेकर आएगा 1804 में। 1804 में ये डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव के मेंबर्स थे, सबको हटा दिया नेपोलियन ने, सबको खत्म कर दिया और खुद 1804 में वापस से मोनार्की ले आया। अब फ्रांस पर नेपोलियन रूल कर रहा है। अब हम टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे कैसे फ्रांस पर किस किस का शासन हुआ। 1789 तक लुई 16 रूल कर रहा था। इसके बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर और 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना फ्रांस। इसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर था, वो शासन करने आता है। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर वो शासन कर रहा है फ्रांस पर। फिर इसके बाद आगे चलकर जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स ने रूल किया। उसके बाद अब नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन शासन करेगा अब फ्रांस पर। यहाँ तक की हमारी घटना बताई हुई है 9th क्लास की बुक में। नेपोलियन के बाद फ्रांस में क्या घटना घटती है वो हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो नेपोलियन तक की घटना है यहाँ तक की बताई हुई है और हम आगे देखते हैं। अब जो है नेपोलियन वो फ्रांस में जो है मोनार्की वापस ला रहा है। जनता को कहता है कि देखो मैं लुई 16 की तरह नहीं हूँ, मैं पुराने राजाओं की तरह नहीं हूँ कि जो है आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स लूँगा, मैं जनता के लिए काम करूँगा, मैं बहुत सारे सुधार करूँगा, रिफॉर्म्स करूँगा। सुधार करने की बात करता है नेपोलियन। नेपोलियन कहता है मैं बहुत सारे सुधार करूँगा, जैसे जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी छीनकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जो बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिली हुई है ये सारे खत्म कर दूंगा। मैं जनता, जो गरीब जनता है उनको सपोर्ट करूंगा, ऐसा नेपोलियन कहता है। जनता खुश है, जो जनता जो है, आम जनता है, नेपोलियन को एज अ मोनार्क एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी, जैसे इसने न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी इसने। तो ऐसे कुछ जो है घटना यहाँ पर बताई गई है कि नेपोलियन 1804 में मोनार्की वापस ले आता है। फिलहाल 9th क्लास में आपको इतना याद रखना है MCQ तक के लिए। आगे जो है महिलाओं ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, महिलाओं का क्या कुछ जो है रोल था रेवोल्यूशन के दौरान। जो नोबल्स थे, यानी सेकंड स्टेट वाले जो डॉटर्स हुआ करते थे, उनकी बेटियां हुआ करते थे, उनको स्टडी करने का अधिकार था। थर्ड स्टेट में थर्ड जो नंबर वाले जो ग्रुप्स वाले थे, उसमें जो रिच फैमिलीज थी, अमीर महिलाएं जो है परिवार हुआ करते थे, उनकी जो बेटियां हुआ करती थी उनको भी पढ़ने का अधिकार था। सिर्फ और सिर्फ हम कहें नोबल्स या थर्ड स्टेट में रिच लोगों को पढ़ने का अधिकार था और बाकी क्लर्जीज वगैरह को तो अलग से प्रिविलेजेस मिली ही हुई थी। लेकिन जो ये महिलाएं थी ना, महिलाएं काम कर रही थी फैक्ट्री में। जब फ्रांस में वॉर का समय था, रेवोल्यूशन का समय था, उस समय मेल तो थे रेवोल्यूशन में जो रिवोल्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उधर जो है बिजी हुए पड़े हैं, तो फैक्ट्रियां वगैरह जो है वहां कौन काम करेगा, महिलाएं काम करेगी। फैक्ट्रियों में महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन इनको वेजेस बहुत ही कम इनको वेजेस मिलती थी, पैसे बहुत कम थे इनके, और साथ के साथ ये घर का भी काम संभालती थी। फैक्ट्री में भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही है, बच्चों की केयर वगैरह है, ये महिलाएं कर रही थी। ये कुछ जो है रेवोल्यूशन के दौरान इनका कुछ रोल था। आगे चलकर इन महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स लिखने शुरू किए। जैसे महिलाओं के क्लब्स होते हैं, एपेक्स वुमेन क्लब, वर्तमान में हम जैसे बात करें तो ऐसे ही कुछ क्लब्स महिलाएं बनाने लगी खुद की डिमांड रखने के लिए कि हमको भी इक्वालिटी चाहिए, हमको भी इक्वल ट्रीट किया जाए। अपनी डिमांड्स रखने के लिए महिलाओं ने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स लिखने शुरू किए। ऐसे जो है कुल बुक में बताए गए हैं लगभग जो है 60 पॉलिटिकल क्लब्स महिलाओं ने बनाए थे। 2 इंपॉर्टेंट नेम भी बता रखे हैं, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज और
रेवोल्यूशनरी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, सेकंड रिपब्लिकन वुमेन। तो ये दो जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं महिलाओं के बताए गए हैं। आगे चलकर जब 1793 में ये मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जब 1793 में ये शासन करने आता है, फ्रांस को संभालता है, कंट्रोल करता है, प्रॉमिस तो इसने भी किया था सुधार करूंगा मैं, तो महिलाओं के लिए जो है इसने गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन कर दिए थे उस समय। कहा कि देखो सिर्फ और सिर्फ जो रिच क्लासेज हैं या नोबल्स हैं उनकी विमेन को या जो है डॉटर्स को पढ़ने का अधिकार नहीं है, सब के सब जो है महिलाएं, डॉटर, सबको पढ़ना जो है वो कंपलसरी है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, वीमेन के लिए, डॉटर्स के लिए, सबके लिए जो है इन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने कंपलसरी कर दी एजुकेशन। इसके बाद इन्होंने एक और सुधार किया कि इन्होंने बोला कि कोई जो है गर्ल वो अपनी बिना मर्जी के जो है वो शादी कर सकती है, मतलब अब कोई जो है इस पर प्रेशर नहीं डालेगा, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, विवाह कर सकती है। पहले ऐसा था 14-15 की एज हुआ करती थी, तो बिना जो है गर्ल की सहमति से उसके जो पेरेंट्स थे वो उसकी मैरिज कर दिया करते थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने ये भी सुधार किया था कि गर्ल जो है वो अपनी मर्जी से अब मैरिज करेगी। साथ के साथ डाइवोर्स को लीगल कर दिया, अगर वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है तो फिर वो जो है डाइवोर्स ले सकती है। ऐसा कुछ जो है कुछ सुधार किया था। आगे चलकर समय आया 1946 का। 1946 में जाकर महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग राइट मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर विमेन से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का बन जाएगा कि फ्रांस की महिलाओं को कब जो है वोटिंग राइट मिला। 1946 में जो है फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिल जाता है। थैंक यू। आज का जो है पार्ट 5 हमने कंप्लीट किया। अब छोटा सा टॉपिक बच रहा है, आगे हम कल देखते हैं। थैंक यू। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे और आज जो है ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। अब तक जो है हमने पढ़ लिया था कि फ्रांस में क्या कुछ घटनाएं घटी। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को रेवोल्यूशन हुआ। किंग जो लुई 16 था उसको हटाया गया। पहले उससे कॉन्स्टिट्यूशन साइन करवाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है एस्टेब्लिश की गई। फिर उसके बाद उसको जो है गिलोटिन कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने फ्रांस की गद्दी संभाली, फ्रांस को संभाला। उसके बाद डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स आए, उन्होंने संभाला। आगे चलकर बाद में जो है नेपोलियन ने मौका उठाया, फ़ायदा उठाया और नेपोलियन फ्रांस पर शासन करने लगा। अब जो है नेपोलियन फ्रांस में आकर रूल कर रहा है। इसकी जो एंडिंग है वो बस थोड़ी सी यहाँ पर बता रखी है, लेकिन नेपोलियन से रिलेटेड वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में वो डिटेल में बता रखा है कि कैसे क्या कुछ जो है नेपोलियन के साथ घटनाएं घटेगी। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बच रहा है कि द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब जो है स्लेवरी को, स्लेव जो ट्रेड था, इसको कैसे जो एबोलिश किया गया फ्रांस में। पूरे यूरोपियंस थे ना, खासकर ये ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स भी बहुत बिलीव करते थे स्लेव ट्रेड में, और फ्रांस वाले थे ये भी स्लेव ट्रेड करते थे, और बाकी जो कंट्रीज थी सभी मतलब स्लेव ट्रेड किया करते थे। अब था क्या ये, उसे देखते हैं हम। अब जो स्लेव ट्रेड था ना, एक प्रकार का ये ट्रायंगुलर ट्रेड था। यूरोप के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, खुद लेबरिंग नहीं करते, ये लेबर्स कहाँ से उठाएंगे? अफ्रीका से। अफ्रीका के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते, उन कॉन्ट्रैक्टर्स से सस्ते दामों पर, रेट पर लेबर्स को खरीद लेते थे ये लोग यूरोपियंस। अभी हम बात यहाँ फ्रांस की करेंगे, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस की बात करेंगे। तो फ्रांस के जो ये यहाँ पर ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, अफ्रीका के कॉन्ट्रैक्टर्स से लेबर्स को खरीद लेते, ले जाते अमेरिका में, या जो अमेरिका के पास कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ ले जाते। यूरोप के लोग हैं, सौदा किया इन्होंने, किसके साथ सौदा किया? अफ्रीकन्स के साथ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स से लेबर्स को खरीद लिया सस्ते रेट पर, फिर यहाँ से इन लेबर्स को ले गए कहाँ? कैरेबियन आइलैंड्स पर, जो आज वेस्ट इंडीज वगैरह जो है कंट्रीज, कैरेबियन आइलैंड का ही पार्ट है ये वेस्ट इंडीज, अमेरिका के जस्ट राइट साइड में। और यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता, जैसे तंबाकू, इंडिगो और भी बहुत सारी चीजें जो है प्रोड्यूस की जाती थी, यहाँ का जितना भी प्रोडक्शन था वो सारा प्रोडक्शन ले जाते, गुड्स ले जाते, सामान ले जाते यूरोप में फिर इसकी पैकेजिंग वगैरह वो करके इंटरनेशनल मार्केट में फिर
ट्रेड किया करते थे, बेचा करते थे। यूरोपियंस हैं, सौदा किया अफ्रीका के लोगों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, लेबर्स यहाँ से उठाए, काम करवाया इन्होंने कैरेबियन आइलैंड, और यहाँ से ले गए सारा सामान यूरोप। तो इस प्रकार से जो ये ट्रायंगुलर सा बना हुआ है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, या हम कहें कैरेबियन आइलैंड्स का, तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोला गया है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, गुलामों का व्यापार करते थे, गुलामों को ले जाते, यानी लेबर्स को यहाँ से ले जाते। तो अफ्रीका से अटलांटिक ओशन, अब जो है इधर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप है, बीच में है अटलांटिक ओशन। तो अफ्रीका से अटलांटिक ओशन के थ्रू कैरेबियन आइलैंड लेकर जाते थे लेबर्स को। तो कम से कम जो है लगभग जो है उस समय के अकॉर्डिंग 3 महीने जो है बताए गए हैं वाया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के थ्रू जो ये जाते थे तो 3 महीने लगभग लगते थे अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड जाने में। अब जो है यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि कैरेबियन आइलैंड से कुछ सिटीज़ हैं, एरियाज हैं, जैसे मार्टिनिक, सैन डोमिंगो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये प्लांटेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। कौन? यूरोपियंस कैरेबियन आइलैंड में खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने अफ्रीका से लेबर्स उठाया और कैरेबियन आइलैंड ले आए, क्योंकि इन यूरोपियंस का इन कैरेबियन आइलैंड पर भी कब्जा था। इन्होंने यहाँ पर कॉलोनी बना रखी थी, जैसे इंडिया में कॉलोनी बना रखी थी, गुलाम बना रखा था इंडिया को, तो वैसे यहाँ पर भी इनकी कॉलोनी है, कब्जा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर खेती करवा रहे हैं। किस किस की खेती करवा रहे हैं? जैसे तंबाकू है, इंडिगो है, इन सब चीज़ों की खेती यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये कुछ 2 एरियाज बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। आगे चलकर फिर क्या हुआ 1794 में, जब याद करो 1794 में किसका रूल था? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। वो रिफॉर्म कर रहा था, सुधार कर रहा था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। उसने कहा, यानी जो उसकी कन्वेंशन थी, कन्वेंशन कहने का मतलब क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम पार्ट 3 या 4 में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो कन्वेंशन जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम ये स्लेव ट्रेड कर रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं करेंगे, और जितने भी हमने गुलाम बना रखे हैं, यानी जो फ्रांस के जो ये लोग थे, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर रूल कर रहा है, इसने कहा कि जितने भी लोगों को हमने स्लेव बना रखा है, गुलाम बना रखा है, हम उनसे लेबरिंग करवा रहे हैं या दिहाड़ी करवा रहे हैं, उनको फ्री कर देंगे हम। ऐसा उन्होंने किया भी मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने 1794 में। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने जो है इन स्लेव्स को फ्री कर दिया। आगे चलकर फिर अगले 10 साल बाद, अब समय आएगा 1794 के बाद 1804 का, और 1804 में कौन रूल करता है? नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन रूल करेगा, और नेपोलियन बहुत सारे सुधार भी करता है, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी थी इनकी। हम जो है वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कुछ था इसके बारे में। तो नेपोलियन ने जो ये स्लेव ट्रेड था वापस ले आया, ये वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया आफ्टर 10 ईयर्स, या हम बात करें 1804 में ये नेपोलियन वापस से स्लेव ट्रेड ले आता है, और वापस जो है अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर लेबर्स लाकर काम करवाने लग जाता है। आगे चलकर समय आया 1848 का। अब जो यहाँ पर कुछ एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनके हाथ में फ्रांस की सत्ता आएगी। अब 1848 में फाइनली जो है फ्रांस में स्लेव ट्रेड खत्म कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब इस रेवोल्यूशन का जो है क्या कुछ असर दैनिक जीवन पर पड़ा, ये जो बातें यहाँ बताई गई है। जैसे 1789 में सेंसरशिप को तो एबॉलिश कर ही दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ, जो सत्ता थी वो असेंबली के हाथ में आ गई थी। उसके बाद जो है सेंसरशिप हटा दी गई, लोगों को अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए, राइट टू वॉइस एक्सप्रेशन अधिकार दिए जाने लगे थे, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी जनता को जो है वो अधिकार दिए गए। लेकिन इन अधिकारों को आगे जाकर नेपोलियन ने फिर खत्म कर दिया। नेपोलियन जिसने स्लेव ट्रेड शुरू किया था, और जब नेपोलियन का रूल आता है फ्रांस में, तो इसने वापस सेंसरशिप लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए वापस से, और जनता के जो भी अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया। तो यहां तक की ये बात बताई गई है। आगे जो है 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का रूलर बनता है। ये भी जो एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का मॉडर्नाइजर बता रहा है कि मैं फ्रांस को जो है वो मॉडर्न स्टेट बनाऊंगा, क्योंकि नेपोलियन जो है अपने आसपास के एरियाज में बहुत सारी टेरिटरीज को जो है एनेक्स करने लग जाता है, कब्जा करने लग जाता है, कैप्चर कर लेता है वो। तो फ्रांस की जनता खुश भी है इससे, क्योंकि एक मसीहा बन चुका है फ्रांस का नेपोलियन।
तो इसी कारण अपने आप को ये यूरोप का मॉडर्नाइजर बताता है कि फ्रांस में सुधार करूंगा और मैं पूरे यूरोप में मैं अपने अकॉर्डिंग सुधार करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरा शासन होगा, ऐसा नेपोलियन बताता है। इसी कारण जो है आम भाषाओं में किसी को कंपेयर कर दिया जाता है, ये तो नेपोलियन की तरह है, नेपोलियन की तरह है। तो नेपोलियन जो है एक कंपैरिजन का वर्ड है, क्योंकि इसने अपने आप को महान बताया है इस कारण से। अब जो है 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है, नेपोलियन को मार दिया जाता है, बैटल होती है वाटरलू। फ्रांस की ही एक जगह है वाटरलू, जैसे इंडिया का फेमस जो एरिया था पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3 जो हुए, वैसे वाटरलू भी एक फेमस एरिया था, फ्लैट लैंड था, युद्ध के लिए बहुत अच्छा एरिया था ये, इस कारण बहुत बैटल्स हुई है वाटरलू में भी। तो 1815 में नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में मार दिया जाता है। मारने वाले कौन हैं? 4 मेजर पावर्स हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, प्रूशिया प्रेजेंट डे जर्मनी वाला, और एक ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों पावर्स ने मिलकर फ्रांस या जो हम कहें नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद क्या होगा वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक की ये घटना बताई गई है। अब जो लास्ट में कुछ कंक्लूजन बता रखा है यहाँ पर कि जो ये फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था ना, इससे इंस्पायर कौन थे? इंडिया में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये जो लोग थे फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और इन्होंने लोगों को आगे चल के मोटिवेट किया कि जैसे फ्रांस जो है वो अपना नेशन स्टेट बना रहा है, आसपास के एरिया को कब्जा कर कर एक नेशन बना रहा है, अपनी जनता में कॉमन आइडेंटिटी वो क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी कॉमन आइडेंटिटी हम भी क्रिएट करें, हम भी यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएंगे, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई बैठा है, उस प्रकार से हम इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करेंगे और इन ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। तो टीपू सुल्तान बाद में आगे चलकर जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये जो लोग हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और क्रिएट करने की बात करते हैं नेशन स्टेट, जहां पर सभी लोग कॉमन होंगे। नेशन स्टेट कहने का मतलब सभी लोग कॉमन होंगे, कॉमन आइडेंटिटी उनकी होगी और कॉमन कल्चर को फॉलो करेंगे वो। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है ये। तो फाइनली जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।